नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। और इस क्रम में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेशन कर रहे हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, मई 2023 से लेकर के अब तक का। इसमें क्या है कि हम लोगों की दो क्लासेज हो चुकी है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तीसरी और अंतिम जो है एक कक्षा होगी। खासतौर से इस पे यही ध्यान दिया गया है कि 2023 में जो इम्पोर्टेंट चीजें करंट अफेयर से जुड़ी हुई हैं और खासतौर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो जुड़ी हुई हैं, जहां से यूपीएससी या और भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, उस पे फोकस करके यह सीरीज चलाया जा रहा है। इसलिए इसका नाम रैपिड रिवीजन सीरीज है कि पिछले एक साल का आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ विषय यहाँ पे रिवीजन हो जाए। खासतौर से इस पे और भी विषयों का ये इस रैपिड रिवीजन सीरीज में कक्षाएं हुई हैं। आप चाहेंगे तो उसके लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारे कक्षा के भी वीडियो अवेलेबल है, जो इस बार के प्रीलिम्स या और भी आप स्टेट पीसीएस जो भी आप एग्जाम देंगे कॉम्पिटिटिव, उसमें आपको काम आएगा। तो चलिए फिर इसका हम लोग जो तीसरा सेशन है वो शुरू करते हैं, तीसरा और लास्ट। तो आज का जो हम इस पे अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, ये है यूक्लिड के बारे में। इंपॉर्टेंट है यूक्लिड इस बार के लिए, हो सकता है क्या खास बात है, क्या क्या चीजें इसमें आपको जानने को बनता है, तो ये देखें। तो जो यूक्लिड मिशन है, खासतौर से जो मिशन है कि किसके द्वारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, ठीक है ना, ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। किस चीज के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यूक्लिड मिशन किस चीज के लिए है, तो ये आपका डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, आप लोगों ने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। इसके अध्ययन के लिए जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा, ठीक है ना, ईएसए के द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया था यूक्लिड मिशन, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का पता लगाने के लिए, उस पर अध्ययन करने के लिए, ठीक है। खासतौर से ये जो मिशन है जिसका नाम है यूक्लिड, ये क्या है कि अपनी 5 वैज्ञानिक छवियां साझा की। ये जब लॉन्च हुआ वहां से जाकर के इसने वहां पे इसके इमेज को भेजा है, जिसमें क्या क्या चीजें हैं, जिसमें विशाल आकाश गंगाओं के समूह की तस्वीरें इसने वहां से भेजी हैं। 2 निकटवर्ती आकाश गंगाओं के विस्तृत शॉट की, जो 2 विशाल आकाश गंगा जो एक दूसरे के पास है, उनका डिटेल इसने इमेज क्लिक करके भेजा है। एक नेबुला और गोलाकार क्लस्टर के रूप में जाना जाने वाला गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा तारों का समूह है, उसका इमेज इसने कैप्चर करके भेजा है। इसी वजह से यूक्लिड मिशन चर्चा में है, ध्यान में रखिएगा। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या है खासतौर से देखें तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक अंतरिक्ष दूरबीन मिशन है यूक्लिड मिशन, ठीक है ना, जिसे क्या है कि डार्क यूनिवर्स यानी डार्क ब्रह्मांड की संरचना और विकास का पता लगाने के उद्देश्य से इसको डिजाइन किया गया है। यूक्लिड यह पता लगाएगा कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है, वो ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ है, ठीक है ना, और ब्रह्मांडी इतिहास की संरचना कैसे बनी है, इसको बेसिकली पता लगाने के लिए, आखिर में इसका विकास कैसे हुआ, ये इस संरचना जो है ब्रह्मांड की बनी कैसे, इस विशेष उद्देश्य के साथ यूक्लिड मिशन को लॉन्च किया गया है। यह गुरुत्वाकर्षण की भूमिका, डार्क एनर्जी एवं डार्क मैटर की प्रकृति के बारे में और ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करेगा और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। लॉन्च किससे किया गया है, तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 से यह लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, स्पेस एक्स का है फाल्कन 9 रॉकेट, इसी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ये कहां पे गया है, तो ये सूर्य और पृथ्वी का जो लैग्रेंज पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट 2 पे गया है, ठीक है ना। अभी जो पार्ट 2 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में जब हम लोग आदित्य एल्म मिशन उसमें हमने पढ़ा है, तो उस पे मैंने लैग्रेंज पॉइंट, 5 लैग्रेंज पॉइंट के बारे में डिटेल से बताया है, तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका भी प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो जिसकी भी कक्षाएं हुई हैं रैपिड रिवीजन के सीरीज, ज्यादातर का प्लेलिस्ट में उसका सारी कक्षा कल उस पे है, और उसके बाद आप चाहें तो कुछ एक वीडियो सेक्शन में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से ध्यान में रखिएगा, इसी के लिए है यूक्लिड मिशन। इसके निष्कर्ष क्या है, तो क्या क्या चीजें हैं इसमें, इसको हम देखें तो परसियस क्लस्टर, इसके तहत इसने क्या किया है कि ब्रह्मांड की गहराई की एक झलक ये सामने लाया है कि यूक्लिड के लेंस ने परसियर क्लस्टर, यानी कि परसियस तारामंडल में आकाश गंगाओं का एक समूह होता है,
ठीक है। उस पे बेसिकली यूक्लिड के लेंस ने फोकस किया और उसने लगभग 1000 आकाशगंगाओं तथा क्लस्टर की पृष्ठभूमि में धूमिल दिखाई देने वाली, जब बहुत सारे समूह में होंगे तो उसमें बहुत धूमिल दिखाई देता है, तो उसमें दिखाई देने वाले लगभग 1 लाख से अधिक आकाशगंगाओं को यूक्लिड ने कैप्चर किया है, जिसमें से कुछ 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित थी, उनको भी इसने कैप्चर किया है, जो कि यहां पे आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इस आकाशगंगाओं की मुख्य विशेषताएं और इनके मानचित्रण से ब्रह्मांड को आकार देने में डार्क मैटर की क्या भूमिका है, इसको जानने में मदद मिलेगी। इसी के उद्देश्य से यूक्लिड मिशन लॉन्च किया गया है। इसके और अगर हम निष्कर्ष में बेसिकली बात करें तो स्पाइरल गैलेक्सी IC342, इसके द्वारा यूक्लिड का जो इंफ्रारेड है उसके तहत इसके बारे में पता चला कि यूक्लिड की औरत क्षमताओं ने IC342, जो कि कैमलोपार्डिस तारामंडल में एक मध्यवर्ती सर्पिल आकाशगंगा है, सब की तरफ दिखाई देने वाली, इसमें सितारों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की, जो अन्य आकाशगंगा के समान ही एक सर्पिल आकाशगंगा है तथा हमारे समान संरचना वाली आकाशगंगाओं को समझने के लिए उपयोगी है। तो ये जो है ना, ये खास तौर से आप ध्यान में रखिएगा कॉन्सेप्ट के लिए कि क्या क्या चीजें यूक्लिड ने वहां पे किया है जाकर के। उसके अलावा क्या है, इरेडियन ड्वार्फ गैलेक्सी NGC 6822, ये गैलेक्टिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के द्वारा इसके तहत पता लगाया यूक्लिड ने कि NGC 6822 जैसी अनियमित आकार की छोटी आकाशगंगाएं बड़ी आकाशगंगाओं के निर्माण खंड के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और इसका अध्ययन करने से आकाशगंगा संरचनाओं के निर्माण पर भी प्रकाश पड़ता है। तो ये सब खास बातें हैं। उसके बाद ग्लोबुलर क्लस्टर NGC 6397 और हॉर्स हेड नेबुला, इसके बारे में भी पता लगाया कि NGC 6397 लगभग 7800 LY एक ग्लोब के आकार का ग्लोबुलर क्लस्टर है, ठीक है। और इस मिशन ने हॉर्स हेड नेबुला का भी प्रदर्शन किया, जिसका लक्ष्य विकास के प्रारंभिक चरण में हम देखें बृहस्पति द्रव्यमान ग्रहों को उजागर करना। खासतौर से ध्यान में रखिएगा कि इन्हीं सब चीजों की छवियों को यूक्लिड भेजा है, ठीक है ना, तो इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब डार्क मैटर क्या होता है, जैसा हमने देखा ना कि डार्क मैटर के लिए, तो डार्क मैटर के विषय में अभी तक बहुत कुछ खास पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो है डार्क मैटर मौजूद है, ठीक है। और इसका अस्तित्व इसलिए माना गया क्योंकि यदि ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले पदार्थ से अधिक पदार्थ उपस्थित नहीं होता तो कई अलौकिक खगोलीय घटनाएं संभव नहीं हो पाती, कि जितना ब्रह्मांड में दिखाई देता है अगर उससे बहुत ज्यादा मैटर वहां पे उपलब्ध, मैटर यानी पदार्थ उपलब्ध नहीं होता तो जितनी खगोलीय घटनाएं होती हैं वो होना असंभव है। तो कोई ना कोई ऐसा डार्क मैटर है जो दिखाई नहीं देता, तो ये है डार्क मैटर। इसी का पता लगाने के लिए ये है क्या, यूक्लिड मिशन। और ऐसा माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड के 95% से अधिक हिस्से का निर्माण डार्क मैटर करता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 95% इंपॉर्टेंट। विशेषताएं क्या है इसकी, तो पदार्थ, वही जो मैंने बताया मैटर यानी पदार्थ, क्योंकि इसमें गुरुत्वीय आकर्षण होता है और यह डार्क होता है। हमने गुरुत्वीय तरंगों के बारे में पढ़ा है साइंस टेक के पार्ट 2 में, वो भी ध्यान में रखिएगा। क्योंकि यह प्रकाश या विद्युत चुंबकीय के साथ संपर्क नहीं करता है, इससे जुड़ा हुआ है वो, इसलिए पार्ट 2 का ये वाला सेक्शन आप देख लेंगे। इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी आकाशगंगा के तारों को अलग होने से रोकता है, ठीक है। और हालांकि भूमिगत प्रयोगों या विश्व के सबसे बड़े त्वरक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसे त्वरक प्रयोगों का उपयोग करके ऐसे डार्क मैटर के कणों का पता लगाने का प्रयास अब तक विफल है। आपने LHC के बारे में, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में पढ़ा होगा कि इस पे कोशिश की गई, लेकिन प्रयास विफल हो गया डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को पता लगाने के लिए। आखिर में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसे प्रयोग किए जा रहे हैं, अभी उस पर काम चल रहा है, इसके पहले विफल हो चुका है, तो इसके द्वारा आगे फिर डिटेल पता चलेगा। अब डार्क एनर्जी क्या होती है, तो डार्क एनर्जी जो है ना, ऊर्जा का ही एक परिकल्पित रूप होता है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि समग्र अंतरिक्ष यानी पूरे अंतरिक्ष में डार्क एनर्जी मौजूद है और ब्रह्मांड के त्वरित विकास को यही एनर्जी संचालित करती है। एक शब्द है जिसका उपयोग ब्रह्मांड विज्ञान में अलौकिक घटना को समझाने के लिए किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे आकाशगंगाएं त्वरित गति से एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसी को समझाने के लिए एक शब्द डार्क एनर्जी, जिसका उपयोग वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना।
अगला एक और इंपॉर्टेंट है साइकी मिशन के बारे में। इस बार के लिए ध्यान में रखिएगा, साइकी मिशन नासा का साइकी मिशन है, ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कि क्या खास है कि नासा का जो साइकी अंतरिक्ष यान है, जो वर्तमान में अंतरिक्ष में 16 मिलियन किलोमीटर से अधिक दूर यात्रा कर रहा है, हाल ही में पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लेजर सिग्नल भेजा है, जो कि इसकी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसलिए इस बार ये चर्चा में, तो साइकी मिशन के बारे में भी ध्यान में रखेंगे। 13 अक्टूबर 2023 को कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन 9 हैवी रॉकेट के द्वारा, सॉरी फाल्कन 9 नहीं, स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है 13 अक्टूबर 2023 में। ठीक है, साइकी मिशन इंपॉर्टेंट क्या है, तो साइकी मिशन का जो लक्ष्य है ना, वो मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है ना, इन ग्रहों के बीच स्थित जो क्षुद्र ग्रह है उनका अन्वेषण करने के लिए। साइकी एक क्षुद्र ग्रह है जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। साइकी एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉयड है, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। इसके अध्ययन के लिए नासा के द्वारा साइकी मिशन लॉन्च किया गया है, इसलिए इसका नाम साइकी है। साइकी जो है वो धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह है, यहाँ पे बहुत सारे धातु हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक प्रारंभिक ग्रह का मुक्त निकल या आयरन क्रोड हो सकता है। ठीक है, यह मिशन जो है ग्रह क्रोड का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जो पृथ्वी जैसे पार्थिव ग्रहों के विकास के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। तो ये साइकी के बारे में ध्यान में रखेंगे। उद्देश्य क्या है, तो क्रोड की पहचान करना, यह निर्धारित करना कि साइकी एक क्रोड या बिना पिघला हुआ पदार्थ है। जैसे आप पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो उस पर क्रोड के बारे में पढ़ते हैं ना, तो जब साइकी पे अध्ययन होगा तो ये कुछ हद तक पृथ्वी के क्रोड को भी जानने में मदद मिलेगी कि ये साइकी एक क्रोड है, मतलब एक बिना पिघला हुआ पदार्थ है या क्या है। ठीक है ना। दूसरा है सतही आयु का आकलन करना, कि साइकी की जो सतह है उसके विभिन्न भागों की जो उम्र है उसका विश्लेषण करना इस साइकी मिशन के उद्देश्य है। संरचना की तुलना करना, कि पृथ्वी का जो क्रोड है उसके साथ साइकी क्या जो क्रोड है ना, इसकी तुलना करना। तो ये सब साइकी मिशन के उद्देश्य है। ठीक है। उत्पत्ति की स्थितियां के बारे में यह जानना कि साइकी की उत्पत्ति की स्थितियां पृथ्वी की जो क्रोड है उसके तुलना में अधिक या कम ऑक्सीकरण करने वाली थी या नहीं थी। ठीक है। और स्थाकृति विवरण यानी साइकी की सतही विशेषताओं का अध्ययन करना, कि साइकी की जो सतह है उसकी क्या खासियत है। तो इन सब के उद्देश्य के साथ नासा का यह मिशन साइकी किया गया है। वैज्ञानिक उपकरण इसके साथ कौन कौन से भेजे गए हैं, तो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर है, जो कि विभिन्न तरंग दैर्ध्य में वहां पे इमेज यानी उसके फोटो वगैरह खींचने में, कैप्चर करने में मदद करेगा। गामा किरण और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें उसकी मौलिक संरचना का विश्लेषण करने के लिए साइकी के इसको उसमें लगाया गया है। मैग्नेटोमीटर लगाया गया है जो वहां के चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा, और साइकी में एक अवशेष चुंबकीय क्षेत्र की पुष्टि इस बात का मजबूत साक्ष्य होगी कि क्षुद्र ग्रह एक ग्रह के पिंड से बना है। ये जो एस्टेरॉयड है साइकी, ये किसी ग्रह का पिंड है। ठीक है ना। इसी तरीके से तो ये ध्यान में रखिएगा कि यानी किसी ग्रह के कोर से निर्मित हुआ है, इसीलिए इस पे ये किया जा रहा है। एक्स बैंड गुरुत्वाकर्षण ट्रैकर भी इस पर ट्रैकर भी लगाया गया है अंतरिक्ष यान पे क्षुद्र ग्रह के गुरुत्वाकर्षण प्रभावों का अध्ययन करने के लिए। डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, अंतरिक्ष यान और पृथ्वी के बीच द्रुत गति से डेटा ट्रांसमिशन हेतु निकट औरक्त तरंग दैर्ध्य का उपयोग करके लेजर आधारित संचार तकनीक का परीक्षण करने के लिए। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला जो एक और खास है वो है सागर संपर्क। ठीक है, इस बारे में चर्चा में था। सागर संपर्क क्या है, आइए देखते हैं। तो सागर संपर्क जो है वो भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, इसके द्वारा सागर संपर्क नामक एक सिस्टम बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन हुआ है, जिसके तहत क्या है कि समुद्री उद्योग में कि जितने भी उद्योग हैं समुद्र से जुड़े हुए, उनमें डिजिटल परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, यानी समुद्री उद्योग का डिजिटलीकरण करने के लिए सागर संपर्क बनाया गया है। ठीक है, एक सिस्टम जो कि भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। इस पे अगर हम बात करें तो यह स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो सागर है वो क्या है, DGNSS, यानी कि ये स्वदेशी है, मेड इन इंडिया। ठीक है। और डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। DGNSS क्या है, एक स्थल आधारित संवर्धन प्रणाली है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की त्रुटियों को ठीक करती है, जिससे अधिक सटीक स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी। यानी कि GNSS से
जो जानकारी नहीं मिल पाती थी, जो कमियां रह गई थी, उसको भी, उससे भी बेहतर जानकारी डीजीएनएसएस में मिलेगी। ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। यह सेवा जो है इसके द्वारा यानी डीजीएनएसएस के द्वारा क्या होगा, यानी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा यह सेवा नाविकों को सुरक्षित नेविगेशन, जो नाविक होते हैं ना समुद्र में, उनको वो अच्छे तरीके से नेविगेशन कर सकते हैं, अपने रास्ते को खोज सकते हैं, अच्छे से उस पर जा सकते हैं। बंदरगाह तथा बंदरगाह क्षेत्रों में टकराव, ग्राउंडिंग, दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करेगी। जहाजों की सुरक्षित और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करने का यह एक नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, जिसका नाम है सागर संपर्क। ये ध्यान में रखिएगा। क्या इसकी खासियत है, तो इसकी सटीकता में सुधार लाया गया है। यह वायुमंडलीय अनुमान, उपग्रह घड़ी, अन्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटियों को कम करते हुए जीपीएस स्थिति की सटीकता में काफी सुधार करेगा। अतिरेक उपलब्धता भी है कि जो डीजीएनएसएस है वो जीपीएस एवं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैसे कई उपग्रह समूहों को शामिल करता है और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बढ़ी उपलब्धता और अतिरेक सुनिश्चित करेगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, जो भी इंटरनेशनल इसके लिए मानदंड है उसके तहत सटीक स्थिति का निर्धारण करेगा कि जो डीजीएनएसएस है ये नाविक है, नाविक भी एक नेविगेशन सिस्टम है। उसके बाद ये जो है अभी बिल्कुल लेटेस्ट है सागर संपर्क, जिसमें डीजीएनएसएस सिस्टम लगा है। इसका उपयोग करके 5 मीटर के भीतर, मतलब जो नाविक है अब डीजीएनएसएस का उपयोग करेगा और इसके तहत क्या कह रहा है कि 5 मीटर के भीतर अपनी स्थिति में सुधार कर सकता है और जिससे बेहतर नेविगेशन क्षमता के साथ त्रुटि की संभावना होगी। जो नाविक है, जो उस पर नाव वगैरह चलाते हैं उनके लिए। और नाविक भी एक सैटेलाइट, एक नेविगेशन सिस्टम है, ये भी भारत सरकार के द्वारा, उसके लिए भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ये वो नाविक नहीं है, ये नाविक जो नाव वगैरह, जो जहाज वगैरह चलाते उनके लिए। अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की बात है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि डीजीएनएसएस क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ, समुद्र में जीवन की सुरक्षा यानी एसओएलएस और नेविगेशन और लाइट हाउस अथॉरिटी यानी आईएएलए के लिए समुद्री सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ की अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करेगा। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम करते हैं उनके जो दायित्व है उसमें खास इसमें क्या है कि जो समुद्र में जीवन की सुरक्षा की बात हो रही है, समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसे एसओएलएस कहते हैं। इसके तहत क्या है कि व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा से संबंधित यह एक अंतरराष्ट्रीय संबंधी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। यह सुनिश्चित करता है कि जहाज का निर्माण, उपकरण जहाजों के संचालन में न्यूनतम सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए। ठीक है ना, तो ये सब महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटी के लिए समुद्री सहायता का अंतरराष्ट्रीय संघ यानी आईएएलए क्या है, तो आईएएलए गैर लाभकारी अंतरराष्ट्रीय तकनीकी संघ है। 1957 में स्थापित था आईएएलए। इसने अपने सदस्यों को विश्व में नेविगेशन के लिए समुद्री सहायता को सुसंगत बनाने के साथ पर्यावरण की रक्षा करते हुए जहाजों की सुरक्षित, शीघ्र और लागत प्रभावी आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए समान प्रयास द्वारा एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था। यानी पर्यावरण, यानी जो तेल रिसाव वगैरह जहाजों से होते हैं उससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो, इन सबको मैनेज करते हुए ये चीजें की गई हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगला जो एक और है हमारा वो है सोलर फ्लेयर। इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जिसको हम हिंदी में सौर प्रज्वाल कहते हैं। क्या है सौर प्रज्वाल, अगर हम इसके बारे में देखें तो क्या होता है कि जब विकृत यानी ट्विस्टेड चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जो कि अधिकतर सूर्य के ऊपर होते हैं, ठीक है ना, में फंसी ऊर्जा, जो वहां पे फंसी हुई ऊर्जा है वो अप्रत्याशित रूप से जब जारी होती है तो यह सूर्य पर एक बड़े विस्फोट का कारण बनती है, जिसे सौर प्रज्वाल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह होता है सौर प्रज्वाल। इन्हें सूर्य पर चमकीले क्षेत्रों के रूप में देखा जा सकता है और ये मिनटों से लेकर घंटों तक उस स्थान पे विद्यमान रह सकता है। सौर प्रज्वाल सूर्य के ऊपर कुछ ही मिनटों में क्या करते हैं कि सामग्री को कई लाख डिग्री तक गर्म कर देते हैं और रेडियो तरंगों से लेकर एक्सरे और गामा रे सहित विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विकिरण में विस्फोट करते हैं। तो भी अल्ट्रावायलेट किरणें वगैरह ये सब भी होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इससे क्या होगा, ऐसा होने से, अगर ऐसा होगा तो रेडियो संचार, जो हमारे पावर ग्रिड्स होते हैं, नेविगेशन जो सिग्नल है, ये सब इससे प्रभावित हो जाते हैं और जो अंतरिक्ष यात्री है या अंतरिक्ष यान जो होते हैं वो इसके वजह से खतरे में आ सकते हैं सौर प्रज्वाल के वजह से। ठीक है, इसकी श्रेणियां क्या होती है, जैसे कुछ कैटेगरियां भी है जो इसमें एक्सरे तरंग दैर्घ्य है,
जो इनकी चमक के अनुसार इनकी कैटेगरी को डिसाइड किया गया है। इसकी 5 श्रेणियां सौर प्रज्वाल की बनाई गई है, जिनमें कौन कौन है, कैटेगरी ए, बी, सी, एम और एक्स। ये 5 कैटेगरी इनकी चमक के अनुसार वैज्ञानिकों ने डिसाइड की है, जो प्रत्येक वर्ग अपने से पहले वाले वर्ग से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें, जो ये एक्स क्लास का फ्लेयर है, इसका आकार सबसे बड़ा होता है। ये कैसे होता है कि वैसी घटनाएं होती हैं जो संपूर्ण विश्व में रेडियो ब्लैकआउट और ऊपरी वायुमंडल में लंबे समय तक चलने वाले विकिरण तूफानों को उत्प्रेरित करते हैं, उसी को एक्स क्लास का सोलर फ्लेयर कहते हैं। ठीक है ना। वहीं पर अगर एम क्लास सोलर फ्लेयर की बात करें या एम क्लास सौर प्रज्वाल की बात करें, तो ये मध्यम आकार का होता है, आमतौर पर संक्षिप्त रेडियो ब्लैकआउट का कारण बनते हैं, जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, और छोटे विकिरण तूफान कभी कभी एम श्रेणी की चमक के बाद भी आते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। जो सी क्लास के सौर प्रज्वाल होते हैं, इनका आकार छोटा होता है। ये एक्स और एम क्लास की घटनाओं की तुलना में सी क्लास फ्लेयर पृथ्वी पर कुछ ध्यान देने योग्य परिणामों के साथ छोटे स्वरूप में होते हैं, और सबसे छोटे जो होते हैं वो ए क्लास के होते हैं, जो कि पृष्ठभूमि स्तर के पास है। इसके बाद जो है बाकी और फ्लेयर्स आते हैं। तो आप अपने समझ के लिए इनका कैटेगरी को ध्यान में रखिएगा बस। अगला जो एक और है वो है लूना 25 मिशन। इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। एक्चुअली क्या है कि रसिया का ये मिशन है, ये भी फेल हो गया है, इसलिए चर्चा में है। ठीक है ना। लूना 25 तो रूस का है। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिस वजह से चर्चा में है। जिसे पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के द्वारा आखिरी लैंडिंग के 47 साल बाद चंद्रमा की सतह पर भेजा गया रूस का पहला मिशन था। ठीक है, मतलब जब यूएसएसआर था तब उसने चंद्रमा के लिए मिशन किया था। उसके मतलब रूस जो अब आया, यूएसएसआर के 47 साल बाद रूस जो है के द्वारा भेजा गया पहला मिशन लूना 25, जो कि वहां पे फेल हो गया। ये ध्यान रखिएगा। लूना 25 के बारे में थोड़ा सा क्या है मिशन के, मूल रूप से इसे लूना ग्लोब कहा जाता है। 1976 में शुरू की गई ऐतिहासिक लूना श्रृंखला में शामिल होने से पहले इसका ये लूना की कैटेगरी श्रृंखला शुरू हुई थी, उसी का एक पार्ट है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि अंतरिक्ष का अन्वेषण और भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में इसके महत्व को देखते हुए चंद्रमा की सतह तक रूस की पहुंच, यानी एक तो अंतरिक्ष अन्वेषण करना और भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, यानी कि जैसे अमेरिका, भारत, चाइना सभी लोग चंद्रमा का मिशन कर रहे हैं। भारत का चंद्रयान 3 अभी सक्सेस भी हो गया। तो इसी कंपटीशन की वजह से ये भेजा गया मिशन है कि चंद्रमा की सतह पर रूस की भी पहुंच हो सके। रूस और चीन अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन ILRS का नेतृत्व करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रूस और चीन मिलकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS का ये लोग क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। जबकि अमेरिका जो है क्या करता है, वो आर्टेमिस समझौते का नेतृत्व करता है, और अमेरिका भी इस बार 2024 में आर्टेमिस 2 करने वाला है। ध्यान में रखिएगा, हमने पढ़ा भी है। ठीक है ना। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 है उसमें आर्टेमिस के बारे में भी हमने पढ़ा है, और इसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में एक वीडियो ये भी है जो कि 2024 में होने वाले इंपॉर्टेंट जो स्पेस में मिशन है ना उनसे संबंधित, तो उस वीडियो को भी देख लेंगे, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम बात करें असफल कैसे हुआ, तो लूना 25 जो है अंतरिक्ष यान को अपनी परिचालन सीमा को पार करते हुए एक तकनीकी खराबी का इसको सामना करना पड़ा, और यह विफलता इसकी वृत्ताकार कक्षा को लैंडिंग पूर्व निचली कक्षा में स्थानांतरित करने के प्रयास के समय ही हुई थी। ठीक है। इस मैन्यूवर के दौरान अत्यधिक प्रयोद और दिशा में विचलन के कारण जो है यान चंद्रयान की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो सब आपके समझ के लिए है। ठीक है। और इसके साथ ही जो ये रोस्कमास है, इससे इसका संपर्क टूट गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और इसका एक और भी रीजन है कि रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के कारण क्या है, दुनिया के जो और भी देश हैं जिनके द्वारा संचालित जो उपग्रह ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करने का जो विशेषाधिकार रसिया का था, ये रसिया ने खो दिया था रसिया यूक्रेन वार की वजह से। तो ये भी इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण था। ये भी ध्यान में रखिएगा। ये जो रास्कमास है ये 3 स्टेशनों यानी कि 2 रूस में इसके स्थित है और एक रूस के द्वारा ही अधिकृत है, वो क्रीमिया में है। इसी को रास्कमास कहते हैं। इस पर लूना 25 से संपर्क कर सकता था तथा अंतरिक्ष यान से सिग्नल प्राप्त कर सकता था, बस। इसके अलावा और भी जितने देश के उपग्रह थे उन सबसे अपना विशेषाधिकार रसिया खो दिया था रसिया यूक्रेन वार की वजह से। इसकी सफलता में ये भी एक कारण है।
इसके बाद देखेंगे कि तो रूस के विपरीत इसरो, क्योंकि आपको पता है चंद्रमा के चारों ओर चंद्रयान 3 को ट्रैक करके राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, ठीक है, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए से सहायता मिल रही है। तो ये सब आपके लिए समझ के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखिएगा। अगला जो एक और इंपॉर्टेंट है वो है एक्सो प्लैनेट। ये क्या है इसके बारे में हम देखते हैं, एक्सो प्लैनेट के बारे में। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है ना। इसने क्या किया है कि LHS 475b नाम का एक एक्सो प्लैनेट है, ठीक है, एक्सो प्लैनेट, इसकी खोज की है, ठीक है, जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने, जो कि नासा का है। वेब टेलीस्कोप की बढ़ती हुई क्षमताओं को देखते हुए आशा है कि भविष्य में पृथ्वी के आकार और भी ग्रहों की खोज हो सकती है। तो इसीलिए है ये, इसके बारे में तो ध्यान में रखिएगा, इस बार का है। तो क्या है ये LHS 475b, जो एक नया एक्सोप्लैनेट है। ये मोटे तौर पे पृथ्वी के आकार का है, ठीक है। इसका व्यास 99% जो है वो पृथ्वी के समान है। यह एक आकाशीय चट्टानी ग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 41 प्रकाश वर्ष दूर नक्षत्र आस्टॉन में स्थित है, ठीक है। यह पृथ्वी से दो मामलों में मतलब भिन्न है, अलग है। पहला, यह केवल 2 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है, तथा दूसरा, पृथ्वी से सैकड़ों डिग्री अधिक गर्म है। इसके बाद इसकी लगभग समानता पृथ्वी के जैसी है, 95%। हमारे सौरमंडल के किसी भी ग्रह की तुलना में यह अपने तारे के अधिक निकट है, ठीक है। यह एक रेड ड्वार्फ स्टार के बहुत करीब से परिक्रमा करता है, लाल बौने तारे से, ठीक है, और केवल 2 दिनों में एक पूर्ण परिक्रमा यह उसकी पूरी कर लेता है। अब तक खोजे गए अधिकांश जो एक्सोप्लैनेट है बृहस्पति के समान है। अभी तक जितने भी एक्सोप्लैनेट खोजे गए हैं वो बृहस्पति की तरह है, क्योंकि पृथ्वी के आकार के ग्रह बहुत ही छोटे होते हैं और इन्हें पुराने टेलीस्कोप से इनका पता लगाना भी कठिन होता है। इसलिए ये वाला थोड़ा खास है, क्योंकि ये पृथ्वी की तरह इसकी समानता है। महत्व क्या है इसका ऐसा होने से? तो महत्व है कि पृथ्वी के आकार, इस चट्टानी ग्रह के अवलोकन संबंधी परिणाम इस प्रकार के ग्रहों के वायुमंडल के अध्ययन में सहायक भविष्य की कई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेंगे, अगर पृथ्वी की तरह के होंगे तो, ठीक है ना। लाल बौने तारे का तापमान सूर्य के तापमान का आधा है, इसलिए शोधकर्ता उम्मीद कर रहे हैं इसमें भी वातावरण हो सकता है, क्योंकि वो जो रेड ड्वार्फ की परिक्रमा करता है उसका जो टेम्परेचर है वो सूर्य के टेम्परेचर से आधा है, इसलिए, ठीक है ना। ये खास, ये जो एक्सोप्लैनेट जो है ये क्या है? तो यह ऐसे ग्रह होते हैं जो अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं और हमारे सौर मंडल से ये दूर होते हैं। एक्सोप्लैनेट का पता लगाने की पहली बार इसके बारे में पता लगा एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं 1992 में। नासा के अनुसार अब तक तकरीबन 5000 से अधिक एक्सोप्लैनेट की खोज की जा चुकी है, ठीक है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि तारों की तुलना में ग्रहों की संख्या हमारे सौर मंडल में अधिक है, क्योंकि कम से कम एक ग्रह प्रत्येक तारे की परिक्रमा भी करता है, ठीक है। एक्सोप्लैनेट विभिन्न आकार के होते हैं, वे बृहस्पति जैसे बड़े व गैसीय तथा पृथ्वी जैसे छोटे और चट्टानी भी हो सकते हैं। इनके तापमान में भी भिन्नता पाई जाती है, जो अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पाया गया है ये पृथ्वी से बहुत ज्यादा गर्म है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खोज, तो जो एक्सोप्लैनेट है उसको दूरबीन से सीधे देखना बहुत ही मुश्किल होता है। वे उन तारों की उज्जवल चमक में छिपे हैं जिनकी वो परिक्रमा करते हैं। जैसे लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है तो उसकी चमक से छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसको नॉर्मल दूरबीन से देखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो खगोलविद है वो एक्सोप्लैनेट का पता लगाने और अध्ययन करने के लिए और भी बहुत सारे तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि इन ग्रहों के तारों के उन प्रभावों को देखना जिसकी वो परिक्रमा करते हैं। इसीलिए जो लाल बौना वो जो तारा है उसके बारे में ज्यादा रिसर्च किया जाता है, ठीक है ना। इसका महत्व क्या है? तो एक्सोप्लैनेट का जो अध्ययन है यह न केवल अन्य सौर प्रणालियों के प्रति हमारी समझ को व्यापक बनाएगा, बल्कि हमें अपने ग्रह पर का जो हमारे ग्रह का जो सिस्टम है, जो पैटर्न है या उसकी उत्पत्ति के बारे में भी जानने में मदद करेगा। उनके बारे में जानने का सबसे सशक्त कारण मानव जाति का सर्वाधिक गहन और विचारोत्तेजक प्रश्नों में से एक उत्तर खोजना कि कौन सा प्रश्न, कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या और भी ऐसे कुछ ग्रह हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में।
अध्ययन का एक महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि एक्सोप्लैनेट और उसके समूह तारों के मध्य दूरी का पता लगाने के लिए, ठीक है, यह वैज्ञानिकों को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि खोज की गई दुनिया रहने योग्य है या नहीं है। यदि एक एक्सोप्लैनेट तारे बहुत करीब है तो यह पानी को तरल बनाए रखने हेतु अत्यधिक गर्म हो सकता है, और यदि बहुत दूर है तो इस पर केवल जमा हुआ पानी ही हो सकता है, ठीक है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ठंडे और बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। जब कोई ग्रह इतनी दूरी पर होता है जो पानी को तरल बनाए रखने में सक्षम होता है तो उसे गोल्डीलॉक्स जोन या रहने योग्य क्षेत्र कहा जा सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका अध्ययन किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट है सुपर ब्लू मून, जो 2023 में यह घटना हुई है सुपर ब्लू मून की, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। 30 अगस्त 2023 की रात में आकाश में एक दुर्लभ घटना हुई, इसे सुपर ब्लू मून कहा जाता है। हालांकि अपने नाम के बावजूद इस पूर्णिमा का चंद्रमा न तो नीले रंग का था, न ही आकार में बड़ा था। नाम है ब्लू मून तो नीला होना चाहिए, न ही नीला था, और सुपर ब्लू मून है यानी आकार में भी बड़ा होना चाहिए, तो आकार में भी बड़ा नहीं था। जो इस बार एक घटना हुई है 2023 30 अगस्त को। राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा के अनुसार आखिरी सुपर मून वर्ष 2009 में देखा गया था, इसके पहले, और अगली बार जो देखा जाएगा वो 2037 में दिखाई देगा, यानी 2023 से पहले 2009 में देखा गया था नासा के अनुसार, और अगला जो देखा जाएगा 2037 में सुपर ब्लू मून की घटना होगी, ये भी ध्यान में रखेगा। सुपर ब्लू मून होता क्या है? तो एक होता है ब्लू मून और एक होता है सुपर ब्लू मून। दोनों संयुक्त रूप से एक बड़े और चमकीले चंद्रमा के साथ आकाश को रोशन करते हैं, ठीक है ना। दोनों में चंद्रमा का आकार बड़ा होता है और रोशनी थोड़ी ज्यादा होती है, जो कि आकाश को रोशन करते हैं। सुपर मून की जो एक घटना है ये तब होती है जब चंद्रमा अपनी कक्षा के दौरान पृथ्वी के करीब आ जाता है। ये ध्यान से पढ़िएगा कि चंद्रमा जो है अपनी कक्षा के दौरान क्या करता है, पृथ्वी के जब करीब आ जाता है, जिससे वो बड़ा और चमकीला जो दिखाई देने लगता है, इसी को सुपर ब्लू मून कहते हैं। उपभू यानी नामक यह एक संरेखन है और एक अपभू है, ये इसके विपरीत होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी अंडाकार कक्षा में सबसे दूर होता है, जबकि क्षितिज के निकट यह अंतर सूक्ष्म होता है, एक ऑप्टिकल भ्रम होता है जिसे यह दृश्य भ्रम भी कहा जाता है, जिससे यह बड़ा दिखता है, ठीक है। तो ये सब एक कॉन्सेप्ट है, इसके ध्यान में रखिएगा। सुपर जो मून शब्द है, इसके बारे में 1979 में एक ज्योतिषी थे जिनका नाम था रिचर्ड नोल, उनके द्वारा यह शब्द गढ़ा गया था सुपर मून। एक कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमा होता है, एक ध्यान में रखिएगा कि एक महीने में जब दो पूर्णिमा होता है तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है वही ब्लू मून कहलाता है, जो अब ये घटना 2037 में होगी। एक महीने में जब दो पूर्णिमा होगा तो दूसरी पूर्णिमा ब्लू मून कहलाती है, ये ध्यान में रखिएगा। अपने नाम के बावजूद ब्लू मून ब्लू नहीं होता, इसका नाम ब्लू मून है लेकिन दिखने में ब्लू नहीं होता है, चंद्रमा इसमें नीले रंग का दिखाई नहीं देता है, बल्कि यह एक महीने में दूसरी पूर्णिमा का पारंपरिक नाम, मतलब एक महीने में दूसरी बार पूर्णिमा होता है तो उसे एक नाम दिया गया ब्लू मून। ब्लू मून का मतलब ये मत समझिएगा कि चंद्रमा का रंग नीला दिखाई देगा, इसका नामकरण किया गया है ब्लू मून, ठीक है। कभी कभी वायु में धुएं या धूल के कण प्रकाश की लाल तरंग दैर्घ्य को बिखेर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ स्थानों पर चंद्रमा सामान्य से अधिक नीला दिखाई दे सकता है, लेकिन इसका नीला चंद्रमा नाम से कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से अगर दिखाई दे गया तो ठीक है, लेकिन नीला चंद्रमा होता है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रभाव क्या होता है? तो सुपर मून के दौरान चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार को प्रभावित करता है, जो ज्वार घटाता है ना उसको, जिसे तटीय उच्च और निम्न ज्वार में मामूली उतार चढ़ाव होता है समुद्री तटों पे। हालांकि यह अंतर आमतौर पर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, इससे बड़े व्यवधान उत्पन्न हो सके, मतलब कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। महत्वपूर्ण है तो भी ध्यान में रखिएगा। ये हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा था करंट अफेयर्स का पिछले 1 सालों का, जो कि इस बार के एग्जाम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, यहीं पे समाप्त होता है। इसके अलावा कुछ और अभी अगले सेशन में किसी और नए विषय के साथ हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।